नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्टा पाठशाला में एक नए लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ में जो ये आर्टिकल दिया गया था, अर्बन जॉब गारंटी स्कीम। ठीक है, ये इसलिए चर्चा में था, क्यों चर्चा में, इसके जो निम्नलिखित हम पॉइंट हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला, ये चर्चा में क्यों है। दूसरा, क्या वास्तव में इस योजना की ज़रूरत है या ऐसी योजनाओं की ज़रूरत है। इसके लिए आगे चुनौतियाँ क्या आने वाली है, आगे की राह क्या होगी। इन तमाम मुद्दों को, तमाम पहलुओं को हम देखने की, समझने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। एक एक बिंदु को इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आखिरकार ये चर्चा में क्यों था। चर्चा में इसलिए था कि अभी राजस्थान सरकार ने क्या किया है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है। अब इस योजना में क्या सवाल खड़ा होता है, अगर राजस्थान सरकार की आप तैयारी, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि भारत में राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई ये पहली योजना है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले केरल में भी ऐसी योजनाएं चलाई जा चुकी है। ठीक है, केरल में ऐसी योजनाएं चलाई जा चुकी है, तमिलनाडु में ऐसी योजनाएं चलाई जा चुकी है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि नहीं, ये अपने तरीके की पहली योजना नहीं है। और अभी इसमें जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार ने इसमें बहुत सारे प्रावधान किए। तो आखिरकार इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार ने जो ये योजना लेके आई है। तो इसमें पहला जो प्रावधान है कि 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा एक वर्ष में, मतलब सालाना एनुअल बेसिस पर 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, फैमिली बेसिस पर, प्रत्येक परिवार के बेसिस पर दिया जाएगा। जो रोजगार प्राप्त करने वाले होंगे उनकी आयु की जो सीमा रखी गई है वो 18 to 16 वर्ष के बीच में रखी गई है। ये एलिजिबल होंगे कि हाँ, अगर आप इस एज ग्रुप में आते हो तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपको 15 डेज के अंदर 15 डेज में आपको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। अगर 15 डेज में रोजगार की गारंटी नहीं दी जाती है तो सरकार उसके जिम्मेदार होगी, और सरकार जो डिपार्टमेंट है इसके लिए वो क्या करेगा, इनको सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता देगा। और ये जो योजना चलाई गई है, ये योजना जो पहले से महात्मा गांधी नरेगा योजना चल रही है, ठीक है, उसी योजना के बेसिस पर ये चलाई गई है। वो योजना रूरल एरियाज में चल रही है, और ये योजना जो चलाई गई है वो शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में चलाई गई है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बजट में जो बजट की घोषणा की गई है 2022-23 के लिए, वो की गई है 800 करोड़ रुपए की। ये इसमें प्रोविजंस कर रखे कि कौन कौन से क्या क्या किए जाएंगे। अब देखिए, अभी तक ये था, इसके पीछे वजह क्या है, क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये प्रोविजंस गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। वजह ये है कि कोविड-19 की वजह से आजीविका के अवसर में बहुत सारी कमी हुई है। दूसरा कारण, महंगाई दरें वो बढ़ती ही जा रही है, हालांकि अभी कंट्रोल में है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर देखी जाए तो महंगाई बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो जीडीपी में गिरावट हो रही है। हाँ, भारत की जीडीपी अगर अभी के जो क्वार्टरली बेसिस पर देखा जाए तो 13.2% है। लेकिन वहीं पर वैश्विक अगर जीडीपी देखी जाए तो वो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं भारत में भी इसका इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा, और देखने को मिल ही रहा है कहीं ना कहीं। वैश्विक स्तर पर जो क्रूड ऑयल है उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो तमाम वजहों की वजह से, तमाम इन कारणों की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो सरकार के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो रही है कि जो युवा वर्ग है उनको कम से कम रोजगार दिया जाए। जो डेमोग्राफी उसका डिविडेंड लिया जाए। तो डेमोग्राफी को डिविडेंड में बदलने के लिए सरकार को ये बहुत सारे प्रोविजंस करने होंगे, और उसी सिलसिले में ये एक प्रोविजंस है कि शहरी जो लोग हैं वो भी कम से कम उनको भी रोजगार मिले, तो उसके लिए भी प्रोविजंस किया जाए। जो स्किल लोग नहीं है कम से कम उनको तो दिया जाए एटलीस्ट। अब इसके तहत कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, कौन से कार्य होंगे जो इसके तहत सरकार करना चाहेगी। जैसे पहला कार्य सरकार करने की कोशिश करेगी कि जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करना, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करना। अब पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाएगा, मान लीजिए जो पब्लिक प्लेसेज है, सार्वजनिक स्थल है, ठीक है, पब्लिक प्लेसेज है। अब पब्लिक प्लेसेज में क्या किया जाएगा कि जैसे प्लांटिंग कर ली, वृक्षारोपण कर दिया, जो गार्डन्स वगैरह बने होते हैं सिटीज़ में उनका प्रबंधन करना, उनका रख रखाव करना, ये ध्यान रखना। फिर वाटर मैनेजमेंट, जल संरक्षण में जैसे तालाब वगैरह है, अगर शहरों में कहीं पर तालाब वगैरह हैं या तालाब नहीं है तो जल का संरक्षण इस जगह से किया जाए कि तालाब वगैरह बनाए जाए, स्वच्छता रखी जाए आसपास,
उन तालाबों के आसपास। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, जो अभी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चल ही रहा है, लेकिन फिर भी इसको अच्छे तरीके से किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाए। डोर टू डोर क्या किया जाए, जैसे अभी गाँव में घर घर जाती है गाड़ियाँ, ठीक है, वैसे ही कचरे को उठाया जाए, घर घर जाके डोर टू डोर जाके कचरे को उठाया जाए, और फिर कचरे को सेग्रीगेट भी किया जाए, अलग अलग किया जाए कि गीला कचरा है, सूखा कचरा है, ठीक है। तो फिर उस आधार पर उनका प्रबंधन किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए। मल्टीटास्किंग सर्विसेज की जाए, जैसे सिविक बॉडीज है, जो जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है, वहाँ पर मल्टीटास्किंग सर्विसेज दी जाए, जिनके पास कुछ स्किल्स वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह जो चलाना जानते हैं, वहाँ पर उनको दे दी जाए। जो हेरिटेज साइट्स होती है, विरासत स्थल होती है, उनको कंजर्व किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, ताकि जो सर्विस सेक्टर है वो इंक्रीज हो। वहाँ पर अगर लोग आए तो लोगों को और ज़्यादा आने के लिए उनकी इच्छा हो कि हाँ बहुत ज़्यादा साफ सफाई रहती है, यहाँ पर सुरक्षा भी ठीक है, इनका कंजर्व भी किया जाए, तो लोग आएंगे और उससे रोजगार में वृद्धि होगी। क्या वास्तव में इनकी ज़रूरत है? अगला अपना क्वेश्चन है। हाँ, वास्तव में इनकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी अपनी कंट्री के अगर देखा जाए तो NSO के डेटा के अनुसार 7.2% है, अप्रैल से जून 2022 के बीच में अगर देखा जाए, अप्रैल से जून 2022 के बीच में अगर ये डेटा देखा जाए तो 7.2% अपनी कंट्री की बेरोजगारी दर है। वहीं अगर अर्बन में देखा जाए तो अर्बन में 9.1% है, रूरल में 7.0% है। तो राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान में 22.2% CMI है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके डेटा के अनुसार 22.2% जो लोग हैं वो अभी बेरोजगार हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है CMI के द्वारा। वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही है, अब गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही है, गवर्नमेंट जॉब दी जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा एक तो धांधली हो रही, बार बार वो कैंसिल हो रही, किसी वजह से रिट लग गई या कोर्ट में उनके प्रति स्टे आ गया। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और लोगों को रोजगार नहीं मिलने की वजह से ज़रूरत है कि बेरोजगारी कम हो, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप्स ले, क्योंकि अगर स्टेप्स ना लेगी तो फिर कुछ अराजकता ना फैल जाए समाज में। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप उठाए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था कि चुनौतियाँ क्या क्या आ सकती है। ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट अगर इतना बड़ा कुछ कदम उठाएगी तो चैलेंजेस तो सामने आएंगे। तो सबसे पहला चैलेंज आएगा कि बजट। जैसे गवर्नमेंट 800 करोड़ रुपए का बजट तो दे दिया गया है, 800 करोड़ रुपए का। क्या अगर देखा जाए, वहीं अगर नरेगा देखा जाए, मनरेगा महात्मा गांधी नरेगा जो स्कीम है, उसमें तो अगर देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से फंड में कटौती कर रही, तो वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कह रही कि नहीं, अलग से अर्बन एरियाज के लिए जो नरेगा के तर्ज पर ही, नरेगा की तर्ज पर ही मैं स्कीम लेके आएंगे, तो क्या उसके लिए सफिशिएंट बजट सरकार कंटिन्यूसली दे पाएगी? ये इसका एक सवाल खड़ा होता है, एक चुनौती खड़ी होती है गवर्नमेंट के समक्ष कि सरकार ये बजट कहाँ से लाएगी। अगर बजट लाएगी भी या ऋण लेके लाएगी तो राजकोषीय भार बढ़ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, राजकोषीय घाटा। और फिजिकल डेफिसिट को भी कंट्रोल करना जरूरी है। फिजिकल डेफिसिट अगर नियंत्रण में नहीं रहा तो सरकार फिर अपने जो भी दिन प्रतिदिन के काम है वो सही से नहीं कर पाएगी, या कर्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी को ही क्या होगा, नुकसान होगा। कार्य की गुणवत्ता, अगर हम हर किसी को भी, अगर मान लीजिए कोई स्किल नहीं है फिर भी हम उसको किसी काम दे दिया, तो फिर क्या होगा, कार्य की जो गुणवत्ता है, कार्य की गुणवत्ता में कमी आ सकती है, क्वालिटी में कमी आ सकती है, उसके साथ में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर चैलेंजेस देखने को आएंगे कि सरकार किस प्रकार से उनको रोजगार दे, जिनको वास्तव में जो जिस काम का कार्य जानता है उनको वही काम मिले। फिर वहीं पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पर जो कामगार है, काम करने वाले लोग हैं, उनको कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि फिर होगा क्या, अभी जैसे नरेगा अगर देखा जाए, महात्मा गांधी जो नरेगा स्कीम है उसमें क्या होता है, जैसे रूरल एरियाज पर देखा जाए तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो जो खेत में काम करने वाले लोग हैं या गाँव में भी जो मकान वगैरह काम बनते हैं वहाँ पर कामगारों में कमी देखने को मिल रही, और इसके साथ ही साथ जो रेट है काम करने की वो भी इंक्रीज हो रही है। और रेट इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, रेट इंक्रीज हो रही, एक पक्ष तो सही है कि रेट इंक्रीज हो रही है तो जो कामगार लोग हैं उनको रेट मिलनी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है, बाकी चीज़ों की भी रेट इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि औद्योगिक सेक्टर वाले लोग क्या करेंगे, वो अपने ऊपर तो भार लेंगे नहीं, उस चीज़ का क्या करेंगे, जो भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट की क्या करेंगे, कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे। अब कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारी ही पॉकेट पर क्या पड़ेगा, उपभोक्ता की पॉकेट पर भारी पड़ेगा वो।
तो इस प्रकार से औद्योगिक कामगारों में कमी भी आ सकती है, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, इसी सेक्टर में जाना, इंदिरा गांधी जो योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, वहीं पर जाना प्रेफर करेंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर उनको ज़्यादा अच्छी सी सुविधा मिले गवर्नमेंट, और किसी को अगर कुछ समय पर वेतन भत्ता नहीं भी मिल पाया तो वो सरकार को कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस होंगे। तो इस वजह से क्या होगा, ये चुनौतियाँ आ सकती है सरकार के समक्ष कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब सरकार के समक्ष आगे की जो स्कीम, इसके आगे क्या करना चाहिए, सरकार किस प्रकार से आगे का कदम उठा सकती है, तो वो कदम इस प्रकार से उठा सकती है गवर्नमेंट। पहला कि जो विनिर्माण क्षेत्र है वहाँ पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कि जो विनिर्माण सेक्टर है, विनिर्माण सेक्टर में जैसे छोटे बड़े कोई भी चीज़ अगर बन रही हो तो वो विनिर्माण सेक्टर बोलते हैं। पीपीपी मॉडल पर निर्माण कार्यों, सेवा क्षेत्र इत्यादि में तेजी लाना, मतलब पीपीपी मॉडल पर काम करने की ज़रूरत है सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सरकार के पास सारा काम, सरकार के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, सरकार के पास पूरी तरीके से एक्सपर्टीज भी नहीं होती। ओके, तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर सरकार को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बाजार मांग आधारित स्किल देना, जो स्किल्स वगैरह दी जा रही है वो इस प्रकार से देना कि जो मार्केट में जो डिमांड है उसको फिलफिल कर सके, ताकि इंडस्ट्री में जाकर वो जॉब कर सके। ये नहीं कि उनको किसी स्किल दे दी गई है कोई भी, लेकिन वहाँ पर इंडस्ट्री में उसकी डिमांड ही नहीं। अब डिमांड नहीं है तो फिर वो स्किल कैसे काम कैसे करेगी। जैसे अभी मार्केट में मान लीजिए डिमांड है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में काम करना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना है, इस प्रकार की अगर उनको टेक्नोलॉजीज़ में अगर उनको एक्सपर्टीज दी जाए, स्किल दी जाए, तो मार्केट में उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो फिर वहाँ पर वो उनको आसानी से जो मिल जाएगी, और सरकार पर भी दबाव कम आएगा। ना कि सरकार अभी जैसे मान लीजिए सरकार खर्चा तो कर रही होगी कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन वो स्किल्स वाले जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनका जो खर्चा कर रहा है, लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है वैसी स्किल की, तो वो खर्चा क्या हो जाएगा, सरकार पर वैसे भी इकोनॉमिकली बर्डन आएगा, और फिर रोजगार नहीं मिलने की वजह से जो आंदोलन करेंगे लोग, तो उसकी वजह से फिर सरकार पर बर्डन और बढ़ेगा, क्योंकि सरकार को कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना होगा। तो इससे बेटर ये होगा कि मार्केट बेसिस, जो मार्केट डिमांड कर रहा है उसके बेसिस पर स्किल्स दी जाए। रोजगार के जो अवसर है उनमें डाइवर्सिटी लाई जाए, विविधता लाई जाए। एक ही सेक्टर में ये नहीं कि यहीं पर जो दी जा रही रोजगार वहीं पर दिया जा रहा है, उनमें विविधता लाई जाए। इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए कि किस प्रकार से अभी मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें चल रही है, वहाँ उस प्रकार से रोजगार के नए नए अवसर दिए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार है वहाँ पर अवसरों की सुधार की जानी चाहिए, ताकि इससे होगा क्या कि जो प्रवास बढ़ रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, ग्रामीण एरिया में रोजगार नहीं होने की वजह से शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं, और फिर उसकी वजह से शहरी क्षेत्र में जो लोग रहने वाले उनको वहाँ पर जॉब समय पर नहीं मिल पा रही, वो जिसकी वजह से जॉब में स्ट्रेस आ रहा है। ओके, तो सरकार को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अगला अपना, अब इसी बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के संबंधित सही नहीं है। याद रखना, सही नहीं है। पहला ऑप्शन है 100 दिन के रोजगार की गारंटी, बी है इसका क्रियान्वयन अर्बन सिविक बॉडी के माध्यम से किया जाएगा, सी है रोजगार पाने की आयु 15 से 60 वर्ष है, और डी है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान सरकार ने 800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ, इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और फिर इसका सोचिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, और फिर उस कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना आंसर। देखते हैं कितने लोग इसको क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।